चांदी का जूता पार्ट 2 प्रश्नोत्तर। शब्दार्थ: प्रश्नों की बौछार, लगातार एक के बाद एक प्रश्न पूछना। न्योता, निमंत्रण, अभिन्न, जो भिन्न ना हो, जो अलग ना हो। हॉस्टल, छात्रावास। आराधिका, आराधना करने वाली। प्रसंग के अनुसार प्रशंसा करने वाली। दोषारोपण, दोष लगाना। बिरादरी, एक ही जाति के लोगों का समुदाय। आपत्ति, संकट, ऐतराज। बेगारी करना, बिना पैसे का काम करना। उत्सुकता, जानने की इच्छा। परिक्रमाएं, चक्कर लगाना। दक्षिणा, अतिरिक्त द्रव्य या दान। यहाँ प्रसंग के अनुसार दहेज। प्रतिष्ठा, इज्जत, भले मानुस, सज्जन। मुहावरे: बाछे खिलना, बहुत अधिक प्रसन्न होना। हाथ जलाना, कष्ट या हानि उठाना। दक्षिणा चुकाना, दहेज देना। प्रसंग के अनुसार, पाठ के अनुसार। जूता मारना, अपमानित करना। दोनों हाथों से कमाना, खूब कमाना। लोकोक्ति: उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोषी व्यक्ति का निर्दोष पर अकड़ना। मौखिक प्रश्न: किसके पुत्र की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही थी? लेखक के वकील मित्र शिवराम के पुत्र की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही थी। किसे देखकर लेखक बहुत प्रसन्न हुए? वेंकटेश्वर राव को देखकर लेखक बहुत प्रसन्न हुए। सीमा कौन थी? सीमा वेंकटेश्वर राव की पुत्रवधू थी। बैठक की सजावट देखकर लेखक को कैसा लगा? बैठक की सजावट देखकर लेखक को ऐसा लगा मानो फिल्मी शूटिंग करने के लिए अभी अभी सेट तैयार किया गया हो। स्वर्ण पदक किसे मिला था? स्वर्ण पदक वेंकटेश्वर राव की पुत्रवधू सीमा को मिला था। लघु उत्तरीय प्रश्न, लिखित प्रश्न। लेखक को नाश्ते का न्योता उसके मित्र वेंकटेश्वर राव ने दिया था। मित्र ने लेखक के हाथों में कौन सा अखबार थमाया? मित्र ने लेखक के हाथ में ब्लिट्ज नामक अखबार थमाया। लेखक सुरेश की शादी में क्यों नहीं गए थे? लेखक सुरेश की शादी में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि उन्हें शादी का निमंत्रण पत्र नहीं मिल पाया था। रसोइया रखने का प्रस्ताव किसने दिया? रसोइया रखने का प्रस्ताव लेखक ने रखा। पति की बहू की तारीफ के पुल बांधे रेखा रमा क्यों तुनक उठी? पति को बहू की तारीफ के पुल बांधते देख रमा इसलिए तुनक उठी क्योंकि उसे लगा कि उसके पति ने अपनी पत्नी को नज़रअंदाज कर दिया था और वह भी एक जमींदार घराने की बेटी थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हॉस्टल का लापरवाह वेंकटेश्वर राव इतना सुव्यवस्थित कैसे हो गया था? उत्तर: हॉस्टल का लापरवाह वेंकटेश्वर राव तो वैसे का वैसा ही था। हॉस्टल में उसकी सब चीज़ें अस्त व्यस्त रहती थीं। उसे व्यवस्था और करीने की आदत नहीं थी। घर की बैठक की सजावट देखकर उसकी पत्नी रमा ने की थी, जिसको देखकर लेखक को लगा था कि उसका मित्र अब सुव्यवस्थित हो गया है। वेंकटेश्वर राव और उसकी पत्नी रमा ने सीमा की विशेषताएं बताते हुए क्या कहा? वेंकटेश्वर राव और उसकी पत्नी रमा ने सीमा की विशेषताएं बताते हुए कहा, उसने एमए प्रथम श्रेणी में पास कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और पीएचडी कर रही है। डिलीट भी करना चाहती है। वह कॉलेज पढ़ाने जाती थी और घर का सारा काम भी करती थी। साथ ही साथ सास ससुर दोनों की सेवा भी करती थी। प्रश्न गा, वेंकटेश्वर राव के भाई के घर की विडंबना क्या थी? उत्तर: वेंकटेश्वर राव के भाई के घर की विडंबना ये थी कि वे 50,000 रुपये दहेज में लेकर मैट्रिक पास बहू घर लाए थे। यदि उससे कोई काम के लिए करने को कहता तो फौरन उल्टा जवाब देती कि वह घर
की बेगारी करने नहीं आई है। वह अपने पिताजी द्वारा दिए गए रुपयों का जिक्र करते हुए कहती कि उससे नौकर रख लो। प्रश्न घ, राव ने एस्ट्रे को उसके थोथे आदर्शों का उपहास करने वाला अविस्मरणीय चिन्ह क्यों कहा? उत्तर, राव तो दहेज लेना नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी रमा के दबाव में आकर उन्हें दहेज मांगना पड़ा। इसके फलस्वरूप उन्हें 60,000 रुपये के सहित चांदी का बना एस्ट्रे, जो उल्टे पैर के जूते की आकृति का था, मिला, जिसको उन्होंने अपने थोथे आदर्शों का उपहास करने वाला अविस्मरणीय चिन्ह कहा था। प्रश्न 5, वह कौन सी व्यवस्था थी जिसके तहत लेखक ने विवाह में उचित रकम देने की बात सीमा के पिता से कही? उत्तर, दहेज मांगने के लिए रमा ने अपने पति पर दबाव डाला, जिसके तहत राव ने विवाह में उचित रकम देने की बात सीमा के पिता से कही। रमा उसकी पत्नी थी और पुत्र के विवाह को लेकर उसकी अनेक आकांक्षाएं थीं। वह स्वयं दहेज की मांग करने की अपेक्षा पति पर दबाव बना रही थी कि वह दहेज की रकम मांगे। उसके आगे वेंकटेश्वर राव झुक गए। प्रश्न 4, वेंकटेश्वर राव अपनी पत्नी के आग्रह के सामने न झुकते तो क्या वे अपने साथ न्याय करते? उत्तर, वेंकटेश्वर राव यदि पत्नी के आग्रह के सामने न झुकते तो वह अपने साथ तो न्याय करते ही, साथ ही सीमा और पूरे समाज की लड़कियों के साथ भी न्याय करते। पत्नी के दबाव में आकर भी किया गया कार्य गलत ही कहलाता है। मात्र पत्नी के आग्रह और प्रसन्नता का तो ही उन्होंने विचार किया, परंतु उन्होंने न स्वयं के विचारों का मान रखा और न ही दूसरों के विचारों का मान रखा। यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपको और देना चाहती हूँ, जिसकी मैंने पिक्चर आपको नहीं दी है। दहेज का दानव, पेज नंबर 95। दहेज का दानव शीर्षक पर एक निबंध लिखिए। निबंध मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आप इस निबंध को अपनी नोटबुक में लिखिए। दहेज को लोग एक रिवाज का नाम देकर न जाने कब से पूरा करते आ रहे हैं। किसी भी कन्या को विवाह के समय जो आभूषण, वस्त्र आदि या गृह उपयोगी वस्तुएं उपहार में दी जाती हैं, उन्हें ही दहेज कहा जाता है। प्रायः इसके लोलुप मुंह खोलकर मांग भी कर लेते हैं कि जहाँ इतना कुछ दे रहे हैं वह गाड़ी, मकान, नकद रुपए आदि भी लड़की वाले दे दें तो कितना अच्छा हो। ना मिलने पर लड़की का जीवन कभी कभी ऐसा नारकीय बना दिया जाता है कि या तो वह स्वेच्छा से ई लीला समाप्त कर लेती है, नहीं तो दहेज की बलि देवी पर उसकी बलि चढ़ा दी जाती है। अगर इस संसार में नारी को ऐसा अपमानजनक जीवन जीना पड़े तो मृत्यु तुल्य हो जाता है। चंद रुपयों एवं आभूषणों के लिए यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं, तो ऐसे रिवाजों और प्रथाओं पर धिक्कार है और इसे तुरंत ही समाप्त करना पड़ेगा। नियमों कानूनों की अपेक्षा हमें अपने विचारों और आदर्शों को ऊंचा उठाना होगा और इस प्रथा का समूल उखाड़कर फेंकना होगा। दहेज वास्तव में वो वस्तु है जो उपहार स्वरूप एक नई गृहस्थी को चलाने के लिए कुछ वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है, जिसमें बर्तन और घर की उपयोगी वस्तुएं आदि होती हैं। उसी को दहेज कहा जाता है, ना कि परिवार की आवश्यकता की वस्तुओं को पूरा करके दहेज के दानवों के रकम से मुंह भरने को दहेज नहीं कहा जाता है। तो इसको मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है, बाकी 250 शब्दों का आप इसको अपनी नोटबुक में लिखिए।